नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राहु अब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया ही चाहते हैं और इनफैक्ट ट्रू नोट के अनुसार देखिएगा तो राहु ऑलरेडी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 8 महीने का ये लंबा ट्रांजिट होगा। शास्त्रों में राहु के पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा और धनिष्ठा के ट्रांजिट पर शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है और अच्छा नहीं लिखा गया है। वैसे तो राहु किसी भी क्रूर प्लैनेट के नक्षत्रों से जब ट्रांजिट करता है तो वो ट्रांजिट सडन रिजल्ट्स देता है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा और धनिष्ठा की विशेष चर्चा है। बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने देखा और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को भी सुना, वो कह रहे थे कि राहु जब धनिष्ठा में आता है तो फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत देता है इस विश्व को। ये बात अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। शास्त्र तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा उठापटक होता है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुना, वो कह रहे थे बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। उनका लॉजिक ये है कि राहु एक एक्सपेंशनिस्ट प्लैनेट है और धनिष्ठा वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 वसु इसके देवता हैं। धनिष्ठा का मतलब ही होता है इष्ट धन की प्राप्ति वगैरह वगैरह। तो शास्त्रों की बात और इन ब्लॉग्स में जो लिखा गया है, इस बात को सत्यापित कैसे किया जाए और फिर प्रिडिक्शंस कैसे निकाला जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे लगता है कि शास्त्र जो क्लासिक्स हैं, खास करके मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर जो श्लोक राहु के धनिष्ठा से संबंधित दिया गया है, वो बिल्कुल सटीक है। मैंने ऐसा देखा कि राहु जब धनिष्ठा में आते हैं तो कई बार, हर बार नहीं, कई बार शुरू में बहुत भयंकर ग्रोथ देते हैं। और इस बात की चर्चा में जब राहु शतभिषा में आ रहे थे उस समय से कर भी रहा हूं कि राहु शतभिषा में आ रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह बहुत बढ़ेगा आगे, लेकिन इस लोभ में मत फंसना। बहुत सारे लोग इसमें जाएंगे और फिर शेयर मार्केट क्रैश करेगा तो निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों को याद हो तो शतभिषा में जब राहु आ रहे थे उस समय से मैं ये कह रहा हूं। और मैंने अपने रिसर्च में भी देखा कि राहु जब धनिष्ठा में आते हैं तो नो डाउट कई बार, हर बार नहीं, कई बार शेयर मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ग्रोथ होता है, लेकिन फिर बहुत भयंकर रीस्ट्रक्चरिंग भी आता है। मैं भयंकर शब्द का यूज कर रहा हूं। और रिसर्च मैंने कहा, मैंने लगभग 125 वर्षों का, ये जो मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत से राहु जितने बार भी धनिष्ठा में आए हैं, हर बार का रिकॉर्ड मैंने खंगाला और उससे मैं ये प्रिडिक्शन आप लोगों को दे रहा हूं कि राहु जब धनिष्ठा में आएंगे तो मेजर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग इस पूरे विश्व में आएगा। चाहे तो वो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो, चाहे तो वो शेयर मार्केट हो, चाहे तो वो वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट्स हो, एक्सचेंज रेट्स हो, या फिर इन जनरल बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस, पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें एक भयंकर उथल पुथल आने की संभावना है। ये मेरा प्रिडिक्शन है और मैं आपको बता देता हूं, मैं कभी भी ऐसे प्रिडिक्शन नहीं देता। क्यों मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मैं आपको एक एक करके राहु जब जब धनिष्ठा में आए हैं विथ एविडेंस आप लोगों को बताता हूं। देखिए, राहु किसी भी स्थान को 18.5 वर्षों में एक बार क्रॉस करते हैं, यानी कि राहु का एक साइकिल लगभग 18.5 वर्ष का होता है। तो 2026 से 18.5 वर्ष पहले आप देखिएगा तो 2007 के एंड से लेकर 2008 के मध्य तक राहु धनिष्ठा में थे। 2007 यदि आप लोगों को याद हो तो 2007 के अंत में शेयर मार्केट जबरदस्त उछाल पर था और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। उस समय शेयर मार्केट्स में मैं भी थोड़ा एक्टिव रहता था और मैं भी काफी प्रॉफिट में था उस टाइम में। शेयर मार्केट इस तरीके से चल रहा था कि अच्छे स्क्रिप्ट्स की तो छोड़िए, जो चवन्नी स्टॉक्स होते हैं, जिनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो डेली अपर सर्किट लगा रहे थे। और फिर 2008 में क्या हुआ? 2008 के शुरुआत में ही
स्टॉक मार्केट जब क्रैश किया तो औंधे मुंह गिरा। मुझे यदि सही याद है तो शेयर मार्केट 21,000 से, सेंसेक्स 21,000 से 12,000 पे आ गया था, शायद उससे भी नीचे। जो स्टॉक्स 600 रुपए के चल रहे थे, डेली अपर सर्किट लग रहा था, स्थिति ये हो गई कि उन स्टॉक्स की कीमत आज रुपए 2 रुपए भी नहीं रह गई है। 2007-8 में एक भयंकर इकोनॉमिक डाउनटर्न पूरे विश्व में आया। अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया, एक बड़े बबल को फूटते हुए हमने देखा अमेरिका के सब प्राइम क्राइसिस में। बड़े बड़े बैंक्स बंद हो गए। जो ये बैंक्स खूब अंधाधुंध रियल एस्टेट सेक्टर को लोन्स दे रहे थे और रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा था, बैंकिंग सेक्टर भी नीचे गया और रियल एस्टेट सेक्टर भी नीचे गया। बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग देशों को करनी पड़ी अपने रोजमर्रा के फाइनेंशियल डिसिप्लिन में। उसके पहले 1989-1990 में राहु आए थे धनिष्ठा में। उस समय भी एक जबरदस्त बुल रन चल रहा था और उस समय में जापान का स्टॉक मार्केट निकी बहुत उछाल पर था। इतना ज्यादा उछाल पर था कि पूरे वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन का 42% अकेला निकी था और ये लगातार 8-9 वर्षों से ये बुल रन चल रहा था। और 1989-90 में जैसे ही राहु धनिष्ठा में आए, निकी क्रैश कर गया। और उसी वर्ष 1989 अक्टूबर में ही अमेरिका में भी शायद 13 अक्टूबर फ्राइडे क्रैश के नाम से वो क्रैश जाना जाता है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी एक दिन गिरा था। पूरे वर्ल्ड में बहुत दिक्कतें आई 1989-90 में और हम भारतीय लोग कैसे भूल सकते हैं उस पीरियड को। हमारे देश की स्थिति ये हो गई थी कि हम लोगों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था और फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। 1989-1990 में आपको याद होगा लिबरलाइजेशन का दौर पूरे विश्व में चल रहा था। गैट और डंकल प्रस्ताव और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सभी देश अपने अपने इकोनॉमी को खोलिए, हम आपके यहाँ फ्री ट्रेड करेंगे, आप हमारे यहाँ फ्री ट्रेड कीजिए। बहुत बड़े बदलाव आए थे 1989-90 में। उसके पहले राहु धनिष्ठा में आए थे 1971 में। 1971 में उस समय में वियतनाम वॉर चल रहा था। यूएसए में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, स्टैगफ्लेशन का दौर था। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने चरम पर था और इन्फ्लेशन भी अपने चरम पर था। अमेरिका को एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना बढ़ गया था अमेरिका पर, उस समय याद होगा सोना और अमेरिकन डॉलर पेग्ड थे। 1 आउंस सोना $35 के बराबर ब्रेटन वुड समझौता में फिक्स किया गया था कि कोई भी देश यदि डॉलर्स अमेरिका को देगा तो उसके बदले अमेरिका को गोल्ड देना पड़ेगा। गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी डॉलर के साथ थी। लेकिन अमेरिका की स्थिति इतनी खराब हो गई थी उस समय में कि पूरे विश्व में जो भी बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स थे, उनके पास $51 बिलियन कैश रिजर्व्स पड़े हुए थे और अमेरिका के पास सिर्फ $10 बिलियन का सोना था। मतलब सारे सेंट्रल बैंक्स यदि एक साथ अमेरिका के पास चले जाते कि ये लो अपना डॉलर और हमें सोना दे दो, तो अमेरिका नहीं दे पाता। और फिर क्या हुआ, रिचर्ड निक्सन उस समय में प्रेसिडेंट थे। निक्सन शॉक आया उस टाइम में। निक्सन ने सडनली, इसको दादागिरी कही है, अमेरिका की दादागिरी तो हमेशा से रही है, और निक्सन ने जो किया था उसकी एक झलक आज हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप में भी दिख रही है। कैसे, मैं बताता हूं। निक्सन ने सडनली रातों रात राहु धनिष्ठा के बिल्कुल लास्ट, मतलब बस धनिष्ठा से श्रवण में जाने ही वाले थे या जा चुके थे, और 1971 में सडनली निक्सन ने एक बड़ा बॉम्ब गिराया इस विश्व के फाइनेंशियल मार्केट्स पर। डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी सोना के साथ उन्होंने खत्म कर दी आर्बिट्ररीली, और एक तरीके से ब्रेटन वुड्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस समझौते के तहत अमेरिका फाइनेंशियल सुपर पावर बना था, उस समझौते को बिल्कुल रातों रात खत्म कर दिया निक्सन ने। और क्या किया, 10% ड्यूटी लगा दिया इंपोर्ट्स पे। जो देश अमेरिका को कुछ भी एक्सपोर्ट करते थे, उनके एक्सपोर्ट्स पर, यानी कि अमेरिका ने अपने इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी लगा दिया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं।
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना जबरदस्त था अमेरिका का, और वो जो डिसीजन था निक्सन का, उसका खामियाजा विश्व आज तक भुगत रहा है। और 1971 के पहले 1952 में आए थे राहु धनिष्ठा में। 1952 में कोरियन वॉर्स चल रहे थे और पूरा विश्व उसी समय में लगभग ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक में बंट गया। वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पर थे, रूबल का कैंप बिल्कुल अलग हो गया, डॉलर का कैंप बिल्कुल अलग हो गया, और ये एक मेजर बंटवारा था फाइनेंशियल जगत में। उसके पहले 1933-34 में राहु आए थे धनिष्ठा में। जिस तरीके का काम निक्सन ने किया 1971 में, उसी तरीके का काम रूजवेल्ट ने 33-34 में किया था। उस समय तो गोल्ड रश हो गया था। फ्रांस ने तो एक युद्ध पोत भेज दिया था, फ्रांस, जर्मनी, यूके, क्योंकि यूरोप की हालत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खराब हुई थी और धीरे धीरे यूरोप रिकवर कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने उस समय में क्या किया, अपने डॉलर को डी वैल्यू करके पूरे विश्व के एक्सपोर्ट मार्केट्स पर कब्जा कर रहा था यूएसए। और यहीं से 1933-34 से ही डॉलर धीरे धीरे चढ़ रहा था, हालांकि उससे पहले भी चढ़ रहा था, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे। और पाउंड स्टर्लिंग खतरे में आ रहा था, जो कि 52 जो मैंने कहा राहु धनिष्ठा में आए थे, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग का रोल बिल्कुल से इस विश्व में खत्म हो गया। तो डॉलर के उत्थान का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव था 1933-34 जब राहु धनिष्ठा में आए थे। उसके पहले राहु धनिष्ठा में आए थे 1914-1915 में। उस समय का तो क्या कहा जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका न्यूट्रल था, पूरा यूरोप युद्ध में झुलसा हुआ था, और न्यूट्रल रहकर अमेरिका ने क्या किया, दोनों पक्षों को खूब हथियार बेचे, खूब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचा, खूब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचा, और अमेरिका सडनली धीरे धीरे इस विश्व में ऊपर आना शुरू हो गया। यहीं से पाउंड स्टर्लिंग को एक खतरा अमेरिका देना शुरू किया। और 1914-15 में राहु जब धनिष्ठा में आए थे, यही वो पीरियड था जब लोग कैपिटल रेज करने के लिए लंदन जाने के बजाय न्यूयॉर्क जाने लगे। एक फाइनेंशियल मार्केट के रूप में न्यूयॉर्क 1914-15 के बाद से ही पुनर्स्थापित या स्थापित होना शुरू हुआ। उसके पहले भी मैं जा सकता हूं, लेकिन मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री में आप 1914-15 से यदि देखिएगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब से शुरू हुआ था, वहां से आप फाइनेंशियल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आपने इस पैटर्न में देखा होगा कि क्यों मैं जो अब प्रिडिक्शन दे रहा हूं 2026 का, राहु जब अब धनिष्ठा में आए हैं या आ रहे हैं, तो पूरे विश्व का फाइनेंशियल मार्केट में एक उथल पुथल होगा, एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग होगा। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ा बहुत पता है, और एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कह सकता हूं कि आज जो ये फाइनेंशियल व्यवस्था है, ये अगले 18.5 वर्ष में सेम इस तरीके से नहीं होगा। एक दूसरे के साथ लेन देन करने का, एक दूसरे के साथ व्यापार करने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन सभी चीज़ों में आमूल चूल परिवर्तन आने जा रहा है। अब वो क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से होगा, या फिर हर देश अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे वैसे होगा, या फिर कुछ देश मिलकर, जैसे पहले ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक अलग थे, उसी तरीके से फिर से कुछ देशों का गुट अलग हो जाए और वो अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने तरीके से करने लगें। कैसे होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये होगा। प्रोटेक्शनिज्म जो 1933 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा था, अमेरिका जब अपने डॉलर को डिवैल्यू करके और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, यही कर रहा था। 1971 में जब निक्सन ने 10% सरचार्ज लगा दी, ड्यूटी लगा दिया, तो क्या कर रहे थे वो, निक्सन जापान को, जर्मनी को, यूके को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप अपने करेंसीज को डिवैल्यू करो। जापान में 1945 के बाद करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं था। 1971 में निक्सन के दबाव में जापान को अपने करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा था, येन को। तो इस तरीके की चीज़ें अब जब राहु धनिष्ठा में आ रहे हैं तो ये होगा, और हम लोगों को ये कोई एक दिन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन
आने वाले वर्षों में हम लोग इस चीज़ को होते हुए देखेंगे। 2007-8 से ही ये बदलाव हम लोग देख रहे हैं। जब अमेरिकन डॉलर सीरियस प्रेशर में आया है उसके बाद। आज भी अमेरिका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है। उसका इंटरनल डेब्ट उसके आमदनी से कई गुना ज़्यादा है। तो ये बम जो है फूटेगा और चाइना में भी देखिएगा परेशानी आएगी, रशिया में परेशानी आएगी, जो भी बड़े इकोनॉमीज़ हैं। भारत को अपने इकोनॉमी में बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन, रिसर्च बेस्ड प्रेडिक्शंस अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। मैं कभी भी ऐसे प्रेडिक्शन नहीं देता जब तक कि उसके पीछे कोई ठोस आधार ना हो। मैंने शास्त्रों की बात की, तो मैंने एक्चुअल रियल प्रेडिक्शन हिस्ट्री के साथ आपको बताया। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हिस्ट्री बता रहे हैं, प्रेडिक्शन दीजिए। जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे, आपको पैटर्न नहीं समझ में आएगा। और ऐसे ही हवा-हवाई प्रेडिक्शन सुनकर अपना एंटरटेनमेंट आप लोग करते रहेंगे, उससे ठोस कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो जब कभी भी प्रेडिक्शंस आप सुनते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रिसर्च बहुत आवश्यक है और उसके लिए हिस्ट्री में जाना ही पड़ता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।